Hello students, today we are going to take a new chapter in history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. What is socialism? सोशलिज़म का मतलब क्या है? सोशलिज़म का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शेयरिंग ऑफ राइट्स टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी एंड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. इस चैप्टर से हमने पहले क्या देखा था कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो स्टेट्स में डिवाइडेड थी, स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें जो क्लर्जी थे और जो एरिस्टोक्रेसी थे ये बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, और जो पीजेंट्स का जो क्लास था सारे टैक्सेस उन्हीं को देने पड़ते थे और इनके पास कोई अधिकार नहीं था. तो फिर समय चलता गया और सोसाइटी में एक परिवर्तन आया जिसे हम कहते हैं द एज ऑफ सोशल चेंजेस. तो इन द प्रीवियस चैप्टर you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. तो यूरोप में सबसे पहले जो बदलाव आया वह फ्रांस में आया. फ्रांस से पहले भी बदलाव आए थे, जैसा इंग्लैंड में आए थे, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं था जितना कि फ्रांस में था. इसलिए फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है वो बहुत ही प्रोक्लेम्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा बचा है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है. फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो सोसाइटी में चेंज आने की संभावना ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी. जो पीजेंट्स क्लास थे, जो रिसेंटली एजुकेटेड जो मिडिल क्लास था, उनके द्वारा सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे. एज यू हैव रेड बिफोर द 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and the church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो 3 स्टेट्स में से जो ऊपर के 2 स्टेट्स थे, क्लर्जी यानी जो प्रीस्ट थी और नोबलमैन की नोबिलिटी, ये दो क्लासेस जो थे, ये दो स्टेट्स जो थे पूरे सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे थे. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो परिवर्तन आया तो यहाँ पर एक संभावना देखी गई कि सोसाइटी को चलाने में चेंजेस लाए जा सकते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगैन टू बी डिस्कस्ड. तो ये जो चेंजेस जो हुए वो केवल फ्रांस तक का सीमित नहीं थे, यूरोप के बाहर भी, पूरे यूरोप में और यूरोप के बाहर एशिया में भी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे. न्यूज़पेपर के द्वारा प्रिंटिंग चालू हो चुकी थी, तो न्यूज़पेपर के द्वारा जो बाहर जो मैसेजेस जा रहे थे, बाहर जो देश में कॉलोनियल रूल था, वहाँ के पढ़े लिखे लोग भी इस बात को लेकर चर्चा करने लगे थे. इन इंडिया, Raja Ram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies, in turn, reshaped the ideas of societal changes. तो इंडिया में राजा राम मोहन रॉय जो उस ज़माने के बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वो इतिहास में काफ़ी रुचि रखते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उस ज़माने के करंट अफेयर्स के बारे में उनके पास अच्छा खासा नॉलेज था.
उनके साथ में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डेरोजियो। ये अक्सर फ्रांस में जो रेवोल्यूशन जो आया है, जो बहुत बड़े पैमाने पे जो तब्दील आई है, जो चेंजेस आए हैं, उसके बारे में वो काफ़ी चर्चा करते थे। इसके बारे में लेकर डिबेट चलता था कि पोस्ट रेवोल्यूशन के बाद में यूरोप का क्या हाल होगा, यूरोप किस प्रकार का देश बन जाएगा। और ख़ास करके जो वहाँ के जो डेवलपमेंट्स थे, यूरोप के जो डेवलपमेंट्स थे, वो कॉलोनीज़ में, जैसे इंडिया जैसे देश में, इंडिया का इतिहास बदलने में वो काफ़ी मददगार रहा। नॉट एवरीवन इन यूरोप however wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. तो हर कोई बदलाव के पक्ष में नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बदलाव चाहते थे, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअल तौर से धीरे धीरे तब्दीली लाना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक बहुत बड़े पैमाने पर सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल्स। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम? ये लिबरल्स क्या है, रेडिकल्स क्या है, कंजर्वेटिव्स क्या है, इनका मतलब क्या है? जो कंजर्वेटिव्स थे उनका मानना था जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो पुराना सिस्टम था वही सही था, उसको चलने दो। लिबरल्स थे जो खुले ख्यालात के थे, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे। और रेडिकल्स वो थे जो चेंजेस को तुरंत ही लाना चाहते थे। What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. तो एक बात ध्यान रखना है कि जो टर्म्स है रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, ये एक परमानेंट मीनिंग लेकर नहीं उतरते हैं। हालात के हिसाब से इन शब्दों का भी अर्थ बदल जाता है। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society. तो पहले हम बहुत ही ब्रीफ में जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन चल रहा था 19th सेंचुरी में, एक नज़र हम उसके तरफ घुमाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से चेंजेस आना चालू हुआ, चेंजेस की वजह क्या थी। फिर हम हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे जो फार रीचिंग चेंजेस लेकर आए हैं, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी वो लेकर आए हैं। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. तो जब रशिया में जब रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में एक बहुत बड़ा पैमाने पर सोसाइटी को रीशेप किया गया, खास करके 20th सेंचुरी में। 1916 के बाद में रशिया में बहुत बड़ी तब्दीली आई रशियन रेवोल्यूशन के बाद, और उसने पूरा वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है उसको चेंज कर दिया। वर्ल्ड को दो बड़े ग्रुप में बांट दिया, जहाँ पर दो पॉलिटिकल सिस्टम थे। एक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम था और एक सोशलिज्म वाला सिस्टम था। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। One of the groups
which looked to change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions. We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or the other. Britain favored the Church of England. Austria and Spain favored the Catholic Church. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम किसी एक ग्रुप, एक सोसाइटी को अगर हम देखते हैं जहाँ पर लिबरल्स है, तो लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स वह लोग थे जो सभी धर्म को स्वीकार लेते थे। वो धर्म में भेदभाव नहीं रखते थे। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम यूरोप की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ का जो धर्म है वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग सब सेक्ट्स है। रोमन कैथलिक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, लुथेरियन हो गए, अलग अलग प्रकार के क्रिश्चियंस वो वहाँ पर बटे थे। तो जब हम यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी की ही बात करते हैं, लेकिन उसे मानने का तरीका जो है वो अलग है, उसे हम समझते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथलिक चर्च। चर्च ऑफ इंग्लैंड ये प्रोटेस्टेंट चर्च था। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो वहाँ का जो राजा था वो रोमन कैथलिक के जो पोप्स है उनके अंडर में नहीं आना चाहते थे। वो अपना एक अलग ही सोसाइटी फॉर्म किए और वो इसी धर्म के लोगों को ज़्यादा फेवर करते थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करते थे। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है वो कैथलिक चर्च को फॉलो करते थे। Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative, elected parliamentary government subject to law, interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and official. तो लिबरल्स और क्या चाहते थे? लिबरल्स चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए। वह राजाओं के हाथ में जो बेशुमार पावर था, अनकंट्रोल पावर था, वह उसके खिलाफ थे। वह हर इंडिविजुअल के जो राइट्स है, जो अधिकार है, उसके सेफगार्ड, उसके हित में पक्ष रखते थे। और उनका मानना था कि अगर जनता का कोई प्रतिनिधि होगा, पब्लिक का कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला सके, जो इलेक्टेड हो, और ऐसी सरकार होना चाहिए जहाँ पर जो जुडिशरी है और सरकार जो है वो दोनों अलग अलग ब्रांचेस रहना चाहिए। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए रूलर्स से और ऑफिशियल से। निष्पक्ष जुडिशरी होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होना चाहिए। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। हम लिबरल्स को डेमोक्रेट से अलग क्यों मानते हैं? हम लिबरल्स को डेमोक्रेट से अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि वह यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है केवल जो प्रॉपर्टीड सिटीजन्स हैं, जिसकी जो टैक्स भरते हैं, केवल उन्होंने ही वोट देना चाहिए और इलेक्शंस में भी वही लोग खड़े रहना चाहिए। इस वजह से हम इन्हें डेमोक्रेट्स नहीं मानते हैं। दे फेल्ट men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. तो ना केवल वो केवल मैन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति वाले जो इंसान है, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, आदमी है,
केवल उन्हीं के लिए वो वोट का अधिकार मांग रहे थे, औरतों के लिए भी वोटिंग अलाउ नहीं था। इन कॉन्ट्रास्ट, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Many supported women's suffragette movements. Suffragette movement मतलब जो औरतों को भी वोटिंग का अधिकार देना चाहता है। Unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but disliked the concentration of property in the hands of few. तो radicals जो थे वो किस प्रकार से लिबरल से अलग थे। radicals जो गवर्नमेंट चाहते थे वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के फेवर वाली गवर्नमेंट चाहते थे, मतलब गरीबों की गवर्नमेंट चाहते थे, ना कि एरिस्टोक्रेट्स की, ना कि क्लर्जी की। वो ना राजा से रूल होना चाहते थे और ना ही पोप से, बिशप से या प्रीस्ट के अंडर आना चाहते थे। वो ऐसी सरकार चाहते थे जो मेजॉरिटी के ऊपर बेस्ड है। और ये लोग औरतों को भी वोटिंग का अधिकार दिलवाना चाहते थे, उनके मूवमेंट्स में उनकी मदद करते थे। ये अमीरों के खिलाफ नहीं थे। अमीरों के पास में प्रॉपर्टी होना ये गलत नहीं मानते थे। हाँ, ये गलत ये मानते थे कि केवल अमीरों के हाथ में प्रॉपर्टी क्यों। वह चाहते थे कि बाकियों को भी प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। उस ज़माने में हर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, केवल प्रीस्ट और एरिस्टोक्रेट्स ही प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। तो जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी के अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए। Conservatives were opposed to radicals and liberals. After the French Revolution, however, each conservative had opened their minds to the need of change. तो कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल्स के भी खिलाफ थे और वो लिबरल्स के भी खिलाफ थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स में काफ़ी चेंजेस आया। उन्होंने अपने खुले विचार से बदलाव को स्वीकारना चालू कर दिया। अर्लियर इन द 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. तो कंजर्वेटिव का मानना था कि बदलाव तो होना ही है और वो बदलाव को स्वीकारना चालू भी कर दिए थे। अर्लियर 18th सेंचुरी में उनका मानना था कि बदलाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो 18वीं शताब्दी में वो बदलाव के खिलाफ थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में उन्होंने बदलाव को स्वीकारना चालू कर दिया। लेकिन उनका कहना था कि बदलाव जो है वो आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ना चाहिए, आहिस्ते आहिस्ते बदलाव को आगे लाना चाहिए। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 किस्म के लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हैं और तीनों प्रकार के लोगों की सोच अलग अलग है। जब इतने प्रकार के लोग होंगे और इतनी उनकी सोचों में समानता नहीं होगी तो मुठभेड़ तो होना ही है, झगड़ा तो होना ही है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में भी यूरोप में कोई खास शांति नहीं थी। द वेरियस अटेम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो फिर जो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई 19th सेंचुरी में, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश की गई, तो ये आने वाले पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ को डिस्क्राइब करने लगे, उसको शेप देने लगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड social change. These
political trends were signs of a new time. जो बदलाव अब हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा है, तो ये क्या संकेत करते हैं, ये क्या इशारा करते हैं कि नया दौर आना अनिवार्य है, नया दौर तो आएगा ही. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railway expanded and the industrial revolution occurred. तो ये जो समय था, बहुत सारे चेंजेस का समय था, प्रगति का समय था, नए नए आविष्कार हो रहे थे, रेलवेज़ को एक्सपैंड किया गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ बनने चालू हो गए, बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन गांव छोड़कर शहर की ओर बढ़ने लगे, नौकरी की आस में वो शहर आ गए, लेकिन इतने सारे लोग शहर में आ गए कि नौकरियां कम और नौकरी करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, तो लोग इनको एक्सप्लॉइट करना चालू किए, इनके रहन सहन के लिए जगह ठीक से नहीं थी. ऐसे बहुत सारे चेंजेस इस दौर में हमने देखे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन brought men, women, children to factories. Work hours were often long and wages poor. तो क्योंकि गांव छोड़कर लोग शहर आ गए और बहुत बड़े पैमाने पर शहर आ गए, तो जो इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर्स थे, इन्होंने उनका फ़ायदा उठाना चालू कर दिया. वर्किंग आवर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. 18 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ये नौकरों से काम करवाते थे. Unemployment was common, particularly during the times of low demand for goods, industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. तो बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था क्योंकि नौकरियाँ कम थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत थी, इतने इंडस्ट्रीज़ नहीं थे जितना लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे थे. और गांव से अगर ये लोग यहाँ पर आते थे तो हर किसी को काम मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर. फिर हाउसिंग और सैनिटेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आने लगी, दिक्कत आने लगी. इतने बड़े पैमाने पे लोग माइग्रेट हो गए, तो इनके लिए मकान कहाँ से बनेंगे, मकान बनाएंगे भी तो मकान जो होगा वो प्लान नहीं होगा. तो वैसी ही प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हुई थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, वह जो समस्या उनके सामने खड़ी थी उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. और ख़ास करके ये जो इंडस्ट्रीज़ जो थी, ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की थी, यानी कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम आ चुका था यहाँ पर. किसी एक इंसान के पास में इंडस्ट्री थी और उसके नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे. और जनरली ये या तो लिबरल्स रहते थे या तो फिर ये रेडिकल्स होते थे. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स and employers having made their wealth through trade or industrial ventures. They felt that such efforts should be encouraged. That is, that its benefit would be achieved in the workforce, in the economy, if the economy was healthy and citizens were educated. तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, जिनके पास इंडस्ट्रीज़ थी, उनका मानना था अगर हमने ये पीजेंट्स जो आ रहे हैं इनको एजुकेट कर दिए, इनको हेल्थ इनका इम्प्रूव कर दिए, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन वर्क फोर्स बन सकते हैं. ये हमारे फ़ायदे वाली बात होगी अगर हमने इनको पढ़ा लिखा लिया और इनको हेल्दी लाइफस्टाइल सिखा दिए. अपोज टू द प्रिविलेज ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज. ये जन्मसिद्ध अधिकार के हित में नहीं थे. जो जन्मसिद्ध अधिकार जो एरिस्टोक्रेट्स को मिलता था, राजा का बेटा आगे चल के राजा बनेगा,
ये वो इसके खिलाफ में थे। वो चाहते थे कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा समझदार रहेगा, जो अपने आप को समय के साथ में ढाल लेगा, उसकी तरक्की होनी चाहिए, ना कि जन्म अधिकारी की तरक्की। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed the society would develop. उनका मानना था अगर गरीब काम करे और जिनके पास में पैसा है वो पैसा खर्च करने के लिए रुके ना, वो पैसा खर्च करें इन गरीबों के ऊपर, उनको नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनको एजुकेट कराए, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे, तो फिर डेवलपमेंट सभी का अच्छा हो जाएगा। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. तो इस प्रकार से जो लोग दुनिया में बदलाव देखना चाहते थे वो रेडिकल्स के सपोर्ट में उतरे, वह लिबरल्स के सपोर्ट में उतरे। Some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1851. इसमें से कुछ नेशनलिस्ट ऐसे भी थे, कुछ लिबरल्स ऐसे थे या रेडिकल्स भी थे जो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो यूरोप में जो गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश हुई थी 1815 में, उसको पूरी तरह से बदल दे। फ्रांस, इटली, Germany and Russia. In these countries they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. तो फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में रेवोल्यूशनरीज तैयार हो गए और जो राजा थे, जो मोनार्क्स थे, उनको उनके राजगद्दी से बेदखल कर दिया, उनको हटा दिया। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal right after 1815. Joseph Mazzini, an Italian nationalist, conspired with the others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writing. तो नेशनलिस्ट लोग क्या बात करने लगे? नेशनलिस्ट लोग ये बात करने लगे कि हमने एक नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहिए, हमें नेशंस क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर सिटीजन्स हो, सिटीजन्स और क्या कहते हैं राजा को, सब्जेक्ट्स। सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क पड़ता है? सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो राजा के अंडर में लोग जो होते हैं, जो प्रजा होती है उसे सब्जेक्ट्स कहते हैं, और सिटीजन्स तो प्रजातंत्र है। सिटीजन्स होते हैं नागरिक, देश के नागरिक। तो जोसेफ मुज़नी चाहते थे कि ऐसा देश बने जहाँ पर इलेक्शंस होना चाहिए, जहाँ पे लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधि को सरकार का ओहदा दिला सके। जोसेफ मुज़नी की जो राइटिंग्स थी वो दूर दूर तक की पढ़ी गई थी। तो आज हम यहीं तक का पढ़ते हैं। हम लेंगे एक ब्रेक और हिस्ट्री की चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। कोड लगाना पड़ेगा।